Hello everyone, welcome to Mind Mentors where we make learning science fun and easy. I am Jasmine. तो लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस तक अपना डिस्कशन किया था। उसमें देखा था हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस में हमने देखा दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में हमारे किस किस टाइप के फोर्स थे? मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। एंड इन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हमारे कौन कौन से टाइप के फोर्स थे? ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वन बाय वन हम इन फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का मेन टॉपिक है हमारे कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं सो यू आर एबल टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। ओके, तो डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन, टाइप ऑफ फ्रिक्शन देखेंगे, मस्कुलर फोर्स के बारे में समझेंगे एंड फ्रिक्शन एंड मस्कुलर फोर्स इन स्पोर्ट्स। तो चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे मस्कुलर फोर्स में आप देख सकते हैं ये मसल्स का वर्ड आ रहा है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स इन आवर बॉडी। मस्कुलर फोर्स किसकी हेल्प से लगती है? जो हमारे मसल्स हैं बॉडी के, उनकी हेल्प से ये एक्सर्ट होती है। और जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करेंगे, उसके कांटेक्ट में आएंगे, फिज़िकली टच होगा, तभी ये फोर्स मतलब एक्शन में आती है। सो ये जो फोर्स है वो तभी एग्जर्ट होगी जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, मतलब फिज़िकली टच्ड हो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मस्कुलर फोर्स इज द फोर्स exerted by the muscles of our body. It's a type of, ये कैसे टाइप की फोर्स में आता है? कॉन्टैक्ट फोर्स। बिकॉज कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों बोलेंगे हम उसे? इट एक्ट्स व्हेन ऑब्जेक्ट विच ऑब्जेक्ट? वो ऑब्जेक्ट जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं। ऑब्जेक्ट आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। So muscular force is the force exerted by the muscles of our body. It's a type of contact force. It acts when objects are in direct contact. So इसके एग्जाम्पल हम डे टू डे लाइफ में बहुत ईजीली देख सकते हैं, जैसे कि पैडलिंग अ बाईसाइकिल एंड पुशिंग अ डोर, पुलिंग अ डोर, लिफ्टिंग अ बुक। तो ये सब इसके कॉमन एग्जाम्पल्स आर lifting a book, pushing a door, pushing or pulling a door, paddling a bicycle and many more examples ऐसे हो सकते हैं। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो हमने मस्कुलर फोर्स के देखे एंड आई होप कि आपको मस्कुलर फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नाउ इसके कुछ की फीचर्स देखते हैं, की पॉइंट्स जो होंगे मस्कुलर फोर्स के, वो क्या हो सकते हैं? तो ये कहाँ से जनरेट होती है? इट जनरेटेड बाय द मसल्स। ठीक है, so it's generated by the contraction of
बिकॉज़ कोई भी वर्क करने के लिए, फ़िज़िकल वर्क करने के लिए हमारे जो बॉडी के मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट, it is essential for all physical activities performed by living beings। तो हमारा मस्कुलर फोर्स जो है वो क्या हेल्प करता है, जो भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं लिविंग बींग्स के लाइफ में, उन सब को परफॉर्म करने में मस्कुलर फोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल फिज़िकल एक्टिविटीज़ performed by living beings। एंड और क्या हम इससे समझ सकते हैं, देखो किसी भी चीज़ पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो फोर्स का अफेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी फोर्स लगाई, वो डिपेंड करेगा कि हम एक्टिविटी क्या कर रहे हैं, क्या वर्क कर रहे हैं, ऐसी कौन सी फ़िज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि हमें कितनी फ़ोर्स लगानी है। बिकॉज़ हर वर्क के लिए हम सेम फोर्स तो नहीं यूज़ कर सकते ना, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स। तो इसीलिए द अमाउंट ऑफ मस्कुलर फोर्स वेरीज डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल्स इन्वॉल्व्ड, कि मसल्स का कितना स्ट्रेंथ है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। द अमाउंट, की पॉइंट थर्ड है ये, सो द अमाउंट ऑफ मस्कुलर फोर्स वेरीज, वो वेरी करेगी हमारी मस्कुलर फोर्स किसके ऊपर, डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल्स इन्वॉल्व्ड। सो आई होप कि आपको ये की पॉइंट समझ आए होंगे। एंड हमने मस्कुलर फोर्स के तो एग्ज़ाम्पल अभी डिस्कस किए ही हैं, तो मोर एग्ज़ाम्पल इसके हो सकते हैं, और ज़्यादा एग्ज़ाम्पल इसके हो सकते हैं, लिफ्टिंग वेट्स, रनिंग, थ्रोइंग अ बॉल, ओपनिंग अ जार, साइकिलिंग, पैडलिंग अ बाईसाइकिल, पुलिंग, पुशिंग। तो जो भी हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब में मस्कुलर फोर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो नेक्स्ट हमारा डिस्कशन होगा फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर। तो चलिए फ्रिक्शन फोर्स को शुरू करते हैं। सो आपने कभी ना कभी ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब भी आप किसी बॉल को जब भी आप किसी बॉल के साथ खेलते हो तो वो पहले मूव करती है, ग्राउंड पे मूव कर रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पर्सन ने एक बॉल को हिट किया एंड वो बॉल बहुत देर तक मूव कर रही है, बट वो थोड़े टाइम बाद उसको वो क्या हो रही है, स्टॉप हो जाती है। तो ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्या कभी आपने सोचा है कि ये किस लिए होता है, क्या रीज़न है उसके स्टॉप हो जाने का? बिकॉज़ हमने देखा कि जब तक हम किसी भी चीज़ पे फोर्स नहीं लगा सकते तब तक वो स्टॉप नहीं होगी, या फिर कोई रेस्ट पे है, जब तक उसे फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो चल भी नहीं सकती। तो हम तो इसे स्टॉप नहीं कर रहे बॉल को, तो ऐसी क्या चीज़ है जो इस बॉल को मतलब स्टॉपिंग में हेल्प कर रही है? तो क्या आपको पता है उसके बारे में कि ऐसी क्या चीज़ है जो इसको स्टॉप करने में हेल्प कर रही है? तो वो फोर्स जो इस बॉल के मूवमेंट को अपोज करे उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। सो वी कैन से दैट कि फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग और रोलिंग ओवर अ
सरफेस। अगर कोई भी सरफेस पे कोई चीज़ स्लाइड कर रही है या रोल कर रही है तो वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे हमने बॉल वाला एग्ज़ाम्पल देखा और कुछ टाइम बाद ये स्टॉप हो जा रही है। तो यहाँ पे कौन सी फोर्स आ रही है एक्शन में, कौन सा फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट इट एज फ्रिक्शन is a force that opposes the motion of object। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को जो रोक रही है फोर्स, उसे ही हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। स्लाइडिंग और रोलिंग ओवर अ सरफेस। अब यहाँ पे सरफेस वर्ड यूज़ हो रहा है क्योंकि ये एक सरफेस के ऊपर ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं या बॉल की बात कर रहे हैं। तो ये कांटेक्ट में, दो ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट में होंगे तभी हमारा फ्रिक्शन जो है वो वर्क करेगा। तो फ्रिक्शन कब लगती है, जब हमारे दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। सो यहाँ पे हमने बॉल वाले एग्जांपल में देखा कैसे फ्रिक्शन इस बॉल को अपोज कर रही है। तो द फोर्स दैट रेजिस्ट द बॉल movement is called friction। तो आई होप कि आपको फ्रिक्शन समझ आया होगा। अब फ्रिक्शन के भी 3 टाइप्स होते हैं। तो फ्रिक्शन के हमारे 3 टाइप्स होते हैं। फ्रिक्शन के हमारे 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकेंड इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एंड थर्ड वन इज रोलिंग फ्रिक्शन। अब ये क्या होते हैं? अब स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो हमारा क्या होता है, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन तब वर्क करता है जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है और अगर वो रेस्ट पे है, कोई बॉक्स है, ये हमारा रेस्ट पे रखा है, तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इस बॉक्स को मूव कराने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ेगी जो किससे ज़्यादा होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन वाली फोर्स से ज़्यादा होगी, तभी ये चीज़ मूव करेगी। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक टेबल है हमारे पास, टेबल के ऊपर कोई एक बुक है, तो ये स्लाइड करेगी इसके ऊपर। मतलब अगर हम इसको स्लाइड कर दें, थोड़ा सा ऐसे धक्का दें, तो थोड़ी देर बाद ये जाके रुक जाएगी टेबल। सो यहाँ पे जो बुक है वो मूव कर रही है, तो उसको कौन रोकेगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बिकॉज जो बुक है वो स्लाइड हो रही है टेबल के ऊपर। रोलिंग फ्रिक्शन में देखो हमने बॉल वाला एग्जांपल देखा, तो बॉल क्या है, वो रोल कर रही है ग्राउंड के ऊपर, तो यहाँ पे उसको कौन सा फ्रिक्शन स्टॉप करेगा, रोलिंग फ्रिक्शन। सो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, जब कोई भी चीज़ रोल होती है हमारे सरफेस पे, रोलिंग फ्रिक्शन। तो आई होप कि आपको तीनों में डिफरेंस समझ आया होगा। सो अभी तक हमने फ्रिक्शन को समझा, फ्रिक्शन के टाइप्स देखे। अब हम देखते हैं कि फ्रिक्शन होती क्यों है, क्या है ऐसा जो फ्रिक्शन होने में, फ्रिक्शन को क्रिएट करने में हेल्प करता है। सो व्हाई डज फ्रिक्शन ऑकर्स, तो क्यों होता है फ्रिक्शन, इफ़ यू हैव एनी आइडिया
वाई डज़ फ्रिक्शन ऑकर्स, फ्रिक्शन होता क्यों है। अब देखो कोई भी सरफेस है, हमने देखा फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। जैसे यहाँ पे हमने बॉल वाला एग्जांपल देखा, बॉल रोल कर रहा था सरफेस के ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा जो सरफेस के ऊपर बॉल है वो कांटेक्ट में आ रहा है। जो बॉल है, बॉल का सरफेस और ग्राउंड का सरफेस एक कांटेक्ट में आ रहा है। तो अगर हम ग्राउंड के सरफेस को और बॉल के सरफेस को जूम आउट करके देखेंगे ना, तो वो हमें एक परफेक्टली स्मूथ नहीं दिखेगा जैसे हमें दिख रहा है यहाँ पे, वो कुछ थोड़ा सा अनइवन होगा। एंड यहाँ पे हमारा जो बॉल का सरफेस भी होगा वो भी बिल्कुल इवनली नहीं होगा। तो ये जो अनइवननेस है दोनों के सरफेस में, ये ही क्या क्रिएट कराता है, फ्रिक्शन फोर्स। इरेगुलरिटीज़ हैं और बम्प्स बने हैं यहाँ दोनों के सरफेस में, यही क्या कराते हैं, मूवमेंट को रेजिस्ट कराते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन हैपन्स बिकॉज the surface of object are not perfectly smooth. Even surface that look smooth, अगर हमें कोई सरफेस स्मूथ लगता है तो उसमें भी मतलब बम्प्स वगैरह होंगे, इरेगुलरिटीज़ होगी, सरफेस स्मूथ नहीं होगा। that look smooth have tiny, मतलब बहुत ही छोटे जो हैं बम्प्स एंड ग्रूव्स उसमें प्रेजेंट होंगे। एंड व्हेन टू सरफेस, जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं, कम इनटू कांटेक्ट, these irregularities catch on each other. It means कि catch on each other means कि वो एक दूसरे को मूवमेंट कराने में रेजिस्ट करती हैं, मतलब पकड़ लेती हैं वो इरेगुलरिटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये सरफेस बॉल का है एंड यहाँ पे ये सरफेस ग्राउंड का है, तो ये एक दूसरे को रेजिस्ट कराने में हेल्प करेगा। कैच ऑन ईच अदर क्रिएटिंग रेजिस्टेंस टू मूवमेंट। So friction happens because the surface of body are not perfectly smooth. Even surface that look smooth have tiny bumps and grooves. When two surfaces come into contact, these irregularities catch on each other. So when two surfaces come into contact, these irregularities catch on each other, creating resistance to मूवमेंट, मतलब जो भी मूवमेंट हो रहा है उसको रेजिस्ट कराएंगी। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि फ्रिक्शन क्यों होता है। नाउ हम देखेंगे कि फ्रिक्शन अफेक्ट कैसे होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। अब आप सोचो फ्रिक्शन किस किस चीज़ से अफेक्ट हो सकता है। हमने देखा फ्रिक्शन जो है वो कांटेक्ट में, किसी सरफेस के कांटेक्ट में आता है तभी वो मतलब वर्क करता है। तो यहाँ पे क्या होगा,
मतलब फ्रिक्शन एक टाइप का कांटेक्ट फोर्स है, तो यहाँ पे क्या मैटर करता है, सरफेस टेक्सचर, बिकॉज फ्रिक्शन इज़ अ कांटेक्ट फोर्स। सेकंड, नॉर्मल फोर्स। अब ये नॉर्मल फोर्स क्या होती है, एंड मटेरियल, टाइप ऑफ मटेरियल, कि किस टाइप का मटेरियल है उसके ऊपर भी फ्रिक्शन हमारा डिपेंड करता है। अब देखो सरफेस टेक्सचर में जो भी हमारा बहुत ज़्यादा रफ़ सरफेस होगा उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन होगी, क्योंकि रफ़ सरफेस ही तो है जो फ्रिक्शन को क्रिएट करता है ज़्यादा। हम स्मूथ में भी देख रहे हैं इरेगुलरिटीज़ हैं, और यहाँ तो पूरा रफ़ ही है हमारा सरफेस, तो यहाँ तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा फ्रिक्शन ज़्यादा होगा यहाँ पे एज़ कंपेयर टू स्मूथ वाला सरफेस। एंड नॉर्मल फोर्स क्या होती है, अब देखो दो बॉक्सेस हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में ऐसे, तो यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रही है दोनों सरफेस के बीच में, जो इनको क्या करा रही है, एक फोर्स, यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक फोर्स लग रही है, ये दोनों प्रेस हो रहे हैं, कोई फोर्स लग रही है इन ऊपर भी, तो ये ऊपर वाला जो बॉक्स है ये नीचे वाले पे फोर्स लगाएगा और नीचे वाला जो है वो ऊपर वाले पे, तो यहाँ पे एक इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पे जो बिगर सरफेस है ऑब्वियस सी बात है वो हैवी है, तो वो ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करेगा। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा प्रेस कर रहा है, दोनों एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा कौन प्रेस कर रहा है, जो हैवियर वाला बॉक्स है। एंड थर्ड है हमारा मटेरियल। फॉर एग्जांपल देखो अलग अलग टाइप के मटेरियल होते हैं, वुड भी होता है, रबड़ भी होता है, कोई प्लास्टिक भी होता है, तो ये कैसे डिपेंड होगा कि फ्रिक्शन फोर्स किस में ज़्यादा लगेगी। अब देखो जो मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है फ्रिक्शन, कैसे, कोई कोई स्मूथ बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट होता है, मटेरियल का ऑब्जेक्ट होता है, कोई कोई ज़्यादा रफ़ मटेरियल का ऑब्जेक्ट होता है, तो स्मूथ वाले पे तो हमारी फ्रिक्शन कम ही लगनी है, और जो ज़्यादा रफ़ होगा उस पर ज़्यादा फ्रिक्शन लगनी है। तो डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट लेवल ऑफ फ्रिक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल रबड़ जो है वो उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन है एज़ कम्पेयर टू आइस, या फिर वुड भी हम कंसिडर कर सकते हैं, वुड वगैरह जो है तो उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन है एज़ कम्पेयर टू आइस। तो आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें समझ आई होंगी। अब देखते हैं कि फ्रिक्शन का डेली लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है। सो फ्रिक्शन इन डेली लाइफ, फ्रिक्शन इन डेली लाइफ, तो सबसे पहला तो मोस्ट कॉमन वॉकिंग कराने में। क्यों, ऐसा क्यों, बिकॉज फ्रिक्शन बिटवीन आवर शू एंड द ग्राउंड प्रिवेंट्स अस फ्रॉम स्लिपिंग। जो हमारा शूज़ है एंड जो सरफेस है ग्राउंड का, वो क्या कराता है, हमें सही से स्टिक कराता है हमारे शूज़ को ग्राउंड पे, तभी तो हम मूव कर पाते हैं, नेक्स्ट स्टेप ले पाते हैं, नेक्स्ट स्टेप रख पाते हैं ग्राउंड पे। तो इसीलिए वॉकिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रिक्शन। फिर राइटिंग में, जब भी हम किसी पेन से राइट करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन बिटवीन द पेन एंड पेपर अलाउ अस टू राइट, वहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट। सिमिलरली हमारा राइटिंग में भी हेल्प करता है फ्रिक्शन, एंड जो हम व्हीकल्स को यूज़ करते हैं, ड्राइव करते हैं, उसमें भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। फ्रिक्शन इन ब्रेक पैड्स, स्लो डाउन और स्टॉप्स कार। फ्रिक्शन क्या करता है, जो भी कार चल रही है या व्हीकल चल रहा है उसको स्टॉप कराने में और टर्न कराने में, डायरेक्शन चेंज, तो इस सब में हेल्प करता है। कार ब्रेक्स, डायरेक्शन चेंज, तो इन सब चीज़ों में हेल्प कराता है फ्रिक्शन। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट। सो आई होप यू फाउंड दिस लेसन ऑन फोर्स एंड प्रेशर इंफॉर्मेटिव एंड इंगेजिंग. Don't forget to like, share and subscribe to Mind Mentors for more exciting science lessons. See you in the next video. Thank you so much.